हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष निगम मैथ्स इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। आज हम ऑलरेडी जो कंटिन्यू कर चुके हैं चैप्टर थर्ड, इट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9, दैट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसी का हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम उसकी दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। हार्डली वेरी लिमिटेड क्वेश्चंस आर देयर, जिसमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन प्रॉपर्ली डिस्कस किया हुआ है उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं दैट वी विल डू एंड this chapter will be over. This video will be the last for this particular chapter, right? I hope आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बहुत अच्छे से देख लिया होगा। उसको देखने के बाद ही इस एक्सरसाइज को देखिएगा, इस वीडियो। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक क्लियर नहीं होगा। मैं मानकर चल रहा हूं कि आपने इसे पढ़ा है और आप इसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। First of all, question is asking very simple relative question है, how will you describe the position of a table lamp? टेबल लैंप कहाँ पर रखा होता है बेटा? टेबल पर। ऑब्वियसली टेबल लिखा हुआ है। टेबल पर अगर एक टेबल लैंप रखा हुआ है, स्टडी टेबल आपकी है, तो आप किसी दूसरे को उसकी लोकेशन के बारे में कैसे बताओगे? क्योंकि टेबल पे कहाँ पर रखा हुआ है, टेबल पर कहाँ पर रखा हुआ है, ये कैसे आप बताओगे? ये क्वेश्चन है। मैंने अपनी आई एम नॉट गुड एट ड्रॉइंग, मैंने कोशिश की है कि ये एक टेबल का टॉप फ्लोर बनाया, ठीक है। रेक्टेंगल टेबल है, ठीक है। ये मेज टेबल होगी, ठीक है। टेबल में एक टेबल लैंप इस लोकेशन पे सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक। सो हाउ विल आई डिसाइड इट, ठीक है। सो जहां पर हमने इसका थ्योरी लिखा हुआ है समझा दूंगा उसके साथ साथ। लेट अस कंसीडर द लैंप एज ए पॉइंट। लैंप को हम क्या मानकर चलते हैं? यहाँ पर एक पॉइंट की तरह कंसीडर करते हैं, जहां पर रखा हुआ है एज ए पॉइंट एंड टेबल एज ए प्लेन। और टेबल को हम क्या मान के चलते हैं? प्लेन की तरह। हमने अभी अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट में एक्स एक्सिस के बारे में पढ़ा, वाई एक्सिस के बारे में पढ़ा, जिनको रिस्पेक्टिवली हम वो एक्सिस बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है। टेक एज ए पॉइंट एंड टेक एनी टू परपेंडिकुलर, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है? कोई भी दो परपेंडिकुलर ले लेते हैं। परपेंडिकुलर एजेस, परपेंडिकुलर एजेस का मतलब ये देखिए, एक परपेंडिकुलर एज ये है इसके साथ ही, ठीक है। एडजेसेंट एजेस ले ली, ठीक। कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ एडजेसेंट ही लेनी है। ये भी ले सकते हो, इससे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, एडजेसेंट एज ले ली, ठीक है। और उसके बाद मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैंप फ्रॉम द शॉर्टर एज। जो एज पास पड़ती है उससे पहले उसकी लेंथ ले ली, वहां तक की स्केल से या जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और फिर जो दूर वाली है उसकी ले ली, ठीक है। एक की लेंथ मान लो 15 सेंटीमीटर है, एक अज्यूम कर लिया 25 सेंटीमीटर है। तो आप एक्सिस के अकॉर्डिंग, आप एक्स एक्सिस किसको मान रहे हैं, वाई एक्सिस किसको मान रहे हैं, उसके हिसाब से वी कैन राइट द पोजीशन ऑफ द लैंप 15 25, ठीक है। अगर आप इस एक्स मानकर चल रहे हैं 15 25 या 25 15, इसका कोऑर्डिनेट्स दे सकते हो। समझ में आई बात? अगेन आई रिपीट, कंसीडर करते हैं एक लैंप को एक पॉइंट की तरह, उस पॉइंट को और टेबल को जो टू कॉर्नर्स हैं उनको एक एक एजेस, एक एज को पूरा सेट में ले लेते हैं, लेफ्ट एंड राइट ऐसे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। और शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। जो फाइंड हो जाती है उन्हीं के हिसाब से उनको कोऑर्डिनेट दे देंगे, एक्स और वाई, इट्स अप टू योर चॉइस। आप किसको एक्सिस मान रहे हो, किसको वाई एक्सिस मान रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली इसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। तो इसका लोकेशन क्या होगा? आइदर 15 25 और 25 15। इट इज जस्ट अ थ्योरी। लेंथ और इसका कोऑर्डिनेट्स डिपेंड इस बात कर करेगा कि आपके टेबल में किस पोजीशन पर वो लैंप रखा हुआ है। सपोज ये लैंप इस पॉइंट पर रखा होता तो, ठीक है। सो अगर हम इन्हीं दोनों को लेते तो डिस्टेंस में भी डिफरेंट, इस एज को लेते तो डिफरेंट होता, ठीक है। सो इट्स अप टू द टेबल एंड इट्स साइज, इट इज जस्ट अ प्रोसेस हाउ वी डू इट, हम इसे कैसे करेंगे। समझ में आया बच्चों? ठीक है, इस सिंपल है, इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड नोट कर लीजिए।
Dear students, now we are going to do question number second of exercise 3.1. It's a very easy question, लेकिन लिखता बहुत बड़ा है. एक्चुअली में इसका क्वेश्चन भी काफी बड़ा है, इवन बुक में हाफ अ पेज का है, इसलिए इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू पहले आप क्वेश्चन लिखूं देन इसे सॉल्व करूं. सो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करूंगा, देन अकॉर्डिंगली आई विल डू द क्वेश्चन सॉल्विंग एंड हाउ इट इज डन. ठीक है, सो प्लीज इस क्वेश्चन का जवाब जब इस चैप्टर को देखेंगे इस वीडियो को, सो बेटर है कि आप साथ में बुक लेकर बैठे पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को समझने के लिए. ठीक है, सो बिगिनिंग में है, एट द सिटी ऑफ टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी विच टू रोड्स आर अलोंग विद द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन. कह रहा है एक सिटी है, सिटी के बीच में टू मेन रोड्स हैं, एक ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है, एक नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, और जहां पर वो दोनों रोड एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वो क्या होता है, वो सेंटर ऑफ द सिटी होता है. हम मान लेते हैं कि WE यानी ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ, ये दो मेन रोड हैं सिटी के जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं पॉइंट O पर. सो O क्या है, सेंटर ऑफ द सिटी. ठीक है, मैं जैसे जैसे करता जा रहा हूं वैसे आपको समझाता जा रहा हूं. ठीक है, सो फिर उसके आगे बोलता है, और फिर देयर आर टू रोड्स, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी पैनल थ्रू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट. दीज आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन. अब अगली चीज जो बोला जा रहा है कि ये सिटी की बात हो रही है, ये छोटा सा मत समझिए, इट्स अ बिग सिटी की बात हो रही है. इसमें 5 स्ट्रीट्स बनाई गई हैं. एक 5 स्ट्रीट्स जा रही है किसके, अकॉर्डिंग टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे. एक रोड ये, रोड 2, रोड 3, 1 2 3 4 5. ठीक है, 5 स्ट्रीट्स आर गोइंग ओवर देयर. ये मेन रोड है, 5 स्ट्रीट्स. इसी प्रकार 5 स्ट्रीट्स वर्टिकल डायरेक्शन में भी, साउथ नॉर्थ साउथ में भी, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5. दिस इज रोड, मेन रोड. मेन रोड के दोनों मेन रोड्स के साउथ नॉर्थ के भी पैरेलल में 5 रोड्स हैं और ये भी 5 रोड्स हैं. ऑब्वियसली ये 5 रोड्स एक दूसरे को बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स पर कट करें, जैसे 1 2 3 लाइक दिस. ठीक है, ये सिचुएशन दी हुई है. और कह रहा है कि ये जो रोड्स हैं, आई मीन रोड नहीं कहना चाहिए, स्ट्रीट्स हैं, दीज आर 200 मीटर्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. 200 मीटर के डिस्टेंस पर है एक दूसरे से, 200 मीटर इधर चाहे इधर अलग. मतलब इनके बीच के डिस्टेंस ये भी 200 है, ये भी 200 है. अगर मैं इसे ग्राफ में अगर बनाएंगे आप इसे तो बिल्कुल क्लियर आएगा. मैंने इसको रैंडमली बनाया तो थोड़ा बराबर, इट शुड बी इक्वल. 200 के बीच का गैप दिया हुआ है. सो कह रहा है कि इस मॉडल को आप यहां पर बनाइए, इस मॉडल को आप अपने इसमें डिजाइन करिए. सो यहां पर मॉडल को मैंने डिजाइन किया है. ठीक है, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको समझा दूं, फिर उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर करते हैं. लेट EW and NS be two main roads. EW and NS be two main roads. ये दोनों क्या है, two main roads according to question. Such that the EW is along the east-west direction. EW क्या है, ईस्ट-वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है. एंड नॉर्थ और NS क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ. ठीक है, और ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब लेट अस कंसीडर EW along the x axis. EW को हम कंसीडर करते हैं कि x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और NS को कंसीडर करते हैं y एक्सिस की तरफ को रिप्रेजेंट करता है. सो ये O क्या होगा, O इज नॉट ओनली द सेंटर ऑफ द सिटी बट इसको हम ओरिजिन भी, अगर इसे ग्राफिकली समझें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग. ठीक है, फिर here the distance between the two consecutive streets in the same direction is 200 meter.
ये जो स्ट्रीट्स जा रही हैं इनके बीच का गैप कितना है 200 मीटर्स, इस साइड का भी और इस साइड का भी, ठीक है। ऑल द सेम्स पैरेलल टू द मेन रोड। और खास बात क्या है कि जितनी भी स्ट्रीट्स बनी है ये मेन रोड के पैरेलल है, मतलब जो वर्टिकल जा रही है ये सारी की सारी एनएस के पैरेलल है, जो हॉरिजॉन्टल जा रही हैं वो सारी की सारी ईडब्ल्यू के पैरेलल, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट बोला है कि सेकेंड रोड डब्ल्यू की, ये जो सेकेंड रोड और फिफ्थ रोड जहां पर क्रॉस करेगी वो पॉइंट होगा 3,2,5। क्लियरली इसका मैक्स मानी ये 2 हो गया और ये हो गया 5, 2,5। ये उसने एक एग्जांपल देकर हमें बताया कि जहां पर सेकेंड रो एक सेकेंड स्ट्रीट और फिफ्थ स्ट्रीट एक दूसरे को कैंसिल कर कट करेंगे, वहां पर 2,5 आएगा। तो ये देखिए 1 2 एक्स का तो 2 हो गया और 1 2 3 4 5, तो ये 2,5 को रिप्रेजेंट करेगा। ये उसने एग्जाम्पल में हमें बताया। अब आगे के 2 क्वेश्चन हमसे इसको डिजाइन करने के बाद उन्होंने पूछे, उसका हम आंसर देंगे। पहला ये है हाउ मेनी क्रॉस सेक्शंस कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3। कितने क्रॉस सेक्शन को हम 4-3 की तरह रेफर कर सकते हैं। 4-3 मतलब जिसमें 4 भी आए और 3 भी आए। सो ये देखो स्ट्रीट क्या है, ये है 3 और ये क्या है, ये 4। तो ये देखो फोर्थ ये हो गई और थर्ड इधर से 1 2 थर्ड ये हो गई, 1 2 3, 4 इसको कह सकते हैं। और किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी ये हो गई थर्ड स्ट्रीट और फोर्थ स्ट्रीट, थर्ड और 4 का ये कॉम्बिनेशन में क्या कहलाएगा 4,3। समझ में आया। स्ट्रीट के हिसाब से 3 4 2 जगह हो रहा है इसलिए इंडिकेट कर दिया हमने। और similarly there is only one cross street which can be referred to 3-4। हाँ क्रॉस स्ट्रीट के तौर पर अगर 3-4 बस की बात करते हो तो 3-4 तो केवल एक ही जगह आ सकता है यहां पर, सिंगल अगर की बात करते हो। लेकिन अगर 2-4-3 मतलब हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट स्प्लिट अगर कर सकें इधर उधर, इन दैट केस 2 बनते हैं, अदरवाइज केवल एक ही बनता है। समझ में आया। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा समराइज कर दूं। ये एक सिटी का प्लान है। आप क्वेश्चन को आप बिल्कुल आप लेक्चर पर ध्यान दो। सिटी के प्लान में क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब आप एक डिजाइन तैयार कीजिए जिसमें क्या ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ की 2 मेन रोड जाएंगी। ठीक है भाई, हमने 2 मेन रोड बना दी। ये दोनों मेन रोड जिस पॉइंट पर कट करेंगे वो सिटी का सेंटर होगा ओ। ठीक है, अब कह रहा है कि मेन रोड्स के पैरेलल आप 5 स्ट्रीट्स ड्रॉ करिए और वो स्ट्रीट्स की बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 200 मीटर। सो 1 2 3 4 5 स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 2 3 4 5 ये हो गया। सिमिलरली इस वाली के पैरेलल एनएस के पैरेलल 5 स्ट्रीट्स 1 2 3 4 5 ड्रॉ हो गए। और पहले में फिर ठीक है, फिर उसने बोला है जहां पर स्ट्रीट 2 ठीक है, स्ट्रीट 2 ये इसकी 1 ये 2 स्ट्रीट 2 और स्ट्रीट 5 जहां पर क्रॉस करते हैं वो 2,5 को रिप्रेजेंट करता है। सो बोला जा रहा बता रहा 3-4 को या 4-3 को कब रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो 3-4 और 4-3 को हम क्लियरली बता देंगे कि ये है थर्ड स्ट्रीट और ये फोर्थ स्ट्रीट। तो 3-4 को ये रिप्रेजेंट करेगा क्रॉस सेक्शन को और 4-3 को ये। बट अगर इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करें कि 3-4 ही कितनी बार आएगा, तो 3 और 4 केवल एक ही बार आएगा, दैट वुड बी इन दिस प्लेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपलीफाई 1-2 बार पढ़ के इसको डिजाइन बनाना सीख जा, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। दे आर जस्ट मेकिंग अस प्रैक्टिसाइजिंग हाउ द डेटा शुड बी मैनिपुलेटेड एंड मेक इट डिपेंड ऑन द XY प्लेन, राइट। सो प्लीज इसे नोट कर ले। इसका क्वेश्चन रीड करके इसे समझने की कोशिश करेंगे, सो इट वुड बी वेरी इजी। आई हैव रिपीटेड दिस twice in that case, okay, so please note it down and take a screenshot of this, then we will move to the next exercise. So now students, moving to the exercise 3.2 में 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, सेकेंडली जब हम करेंगे तो आप पाएंगे बहुत इजी है।
आप सभी ने अगर फर्स्ट इंट्रोडक्शनरी वीडियो जो मैंने डाला है पिछला, वो अगर इसको प्रॉपरली देखो होगा, यू विल गेट टू नो ऑल द आंसर्स, बट अगेन इट्स माय प्राइम ड्यूटी टू लेट यू नो ऑल दीज थिंग्स अगेन, सो प्लीज इसे ध्यान से देखें। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनका आंसर हमें बताना है, जो आप सभी को पता है, क्योंकि आप सभी ने होपफुली जो वीडियो देख लिया है फर्स्ट वाला। फर्स्ट में है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। इंट्रोडक्शन में कार्टेशियन प्लेन में जब हमने उसके जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के बारे में बात की थी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। ये हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो horizontal line is called x-axis. X-axis is like this and y-axis is like this. This is horizontal line, this is vertical line. ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। फिर है, what is the name of each part of the plane formed by the two lines? इन्हीं दो लाइंस में, इन्हीं दो लाइंस की बात कर रहे हैं, x और y। अगर इन्होंने जिस प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन को जिस पार्ट में डिवाइड करते हैं, उन पार्ट्स को क्या कहते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 1 2 3 एंड 4। ये पार्ट्स क्या कहलाते हैं, हमने डिस्कस किया था, ऑल दीज पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो किसमें डिवाइड करता है, ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इज नोन एज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को डिटेल में डिस्कस किया है, आपको देख सकते हैं पिछला वीडियो, ठीक है, पिछला लेक्चर इसका। नाउ थर्ड, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं O, which is known as origin. The point where these two lines intersect is called the origin and it's denoted by O. So I think already ये जो questions थे, ये already हमने introductory part में discuss डिटेल में कर लिए, but again मैंने सोचा कि कोई चीज इनकम्प्लीट ना रहे, so again इसका एक छोटा सा रिवीजन हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, प्लीज इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। And students, next question will be the last question of this chapter and this exercise. So I hope you are liking it. So do like and subscribe my channel, share with your friends, work hard and keep frolicking along. Keep doing the great work ahead. Please note it down. So now students, let's proceed the second and last question of exercise 3.2. 3.2 एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरी इजी वन, लेकिन इसे हम सॉल्व कर चुके हैं। करना कैसे है ये देखते हैं। देखिए ये डायग्राम में ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन और ये पॉइंट्स और ये ABCD का डॉट, ठीक है। अब जैसे ये D पॉइंट है, ये L पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये H पॉइंट है, E पॉइंट है, G पॉइंट है, C पॉइंट। तो सबसे पहली चीज हमें क्या फाइंड करनी है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स कैसे, पहला कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, हमने बताया x कोऑर्डिनेट, और वो क्या होता है, y एक्सिस से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस पर, ठीक है। और फिर x एक्सिस से डिस्टेंस क्या शो करती है, y एक्सिस के डिस्टेंस को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं D पॉइंट्स। ओरिजिन से हमने काउंटिंग की, 1 2 3 4 5 6, कितना गया, 6। सो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 6, ठीक है। और ऊपर कितना जा रहा है, ये देखिए 2 तक, सो 6, 2, ये क्या हो गया, D का कोऑर्डिनेट। अब चलो C को देख लेते हैं। ओरिजिन से C किस में आ रहा है, 5 के नीचे, तो 1 2 3 4 5, सो C का हो गया x कोऑर्डिनेट 5। और नीचे की साइड कितना जा रहा है, 1 -1 -2 -3 -4 -5, तो हो जाएगा 5, -5, ठीक है। G का क्या है, देखो
ओरिजिन से शुरू करेंगे 1 2, तो x कोऑर्डिनेट हो गया 2 और y कितना हो गया नीचे की तरफ -4। प्रैक्टिस करा रहा कि आप कोऑर्डिनेट्स निकालना सीखें। फिर b का देखिए, इस तरफ y कहां तक गया, x कोऑर्डिनेट -5, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया -5 और y कितना गया 2 तक, तो ये हो गया -5 2। m पॉइंट कहां पर है, ये -3 पर ही है। सो m पॉइंट कितना हो गया -3 और यहां पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तो ऑटोमेटिकली वहीं पर है 0, तो ये कितना हो जाएगा -3 0। ठीक है, अब e को देखो, e का x कितना है, e का x जा रहा है -3 और -5, सो e का हो जाएगा -3 -5। h का देखिए, h का ये कहां तक गया -5 और ये -3, -5 -3। अब क्या रह गया बच्चों, हाँ l इज हियर। अब l में देखो इसकी डिस्टेंस x की तो कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि और ऐसे भी हमने बार डिस्कस की है कि y कोऑर्डिनेट कि y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट हो, y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट हो तो क्या होता है, ठीक है, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, सॉरी x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो x तो यहां पर हो गया 0 और y कितना है 1 2 3 4 5, 0,5। ठीक है, समझ में आ गया। पहली चीज हमें ये करने के बाद आप जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर लिख लेंगे इनके साथ। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी कहां है, ये रहा b, -5 2, आंसर हो गया -5 2। फिर दूसरा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी, कहां गया पॉइंट सी, ये रहा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, ये देखिए निकाल लिया 5 -5 5 -5। ठीक है, फिर है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5, -3 और -5 किस पॉइंट में आ रहा है, तो ये देखो सबको देखा तो ये ई पॉइंट की वैल्यू हो रही है -3 -5। ठीक है, फिर अगला है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4, 2 -4 किसमें आ रहा है, ये देखिए 2 -4 जी में आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया पॉइंट जी। द एप्सिका ऑफ द पॉइंट डी, पॉइंट डी ये है, एप्सिका क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, की हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया है। तो इसका आंसर हो गया क्या, एप्सिका क्या हो गया 6। अब पूछ रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच कहां है बच्चों, एच 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 का ऑर्डिनेट क्या है, एच का ऑर्डिनेट है -3 वाई कोऑर्डिनेट। फिर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, पॉइंट एल, एल के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,5, क्लियरली हम कर चुके हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, एम कहां है, एम का क्या है -3 0 -3 0। समझ में आ गया बच्चों। तो इस तरह से हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 फिनिश होता है। I have discussed all the NCERT questions along with proper introductions, ठीक है, of all the things related to this chapter। तो इसे आप properly पढ़ें, this is really very important to you to understand it properly। इसे अच्छे से पढ़िए जिससे आपको आने वाली क्लासेस के कॉन्सेप्ट क्लियर हों, ठीक है। I hope it is clear now। So students, do like and subscribe my channel, share with your friends, work hard, take care, have a nice day, राधे राधे।